लास्ट क्लास में बात कर ली थी विभाजन के आधार क्या थे और विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियां। लास्ट क्लास में हमने विभाजन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियां उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चाएं कर ली थी, है ना। चलिए, तो आज देखिए, आज थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे कि विभाजन के परिणाम क्या थे। ठीक है, कि उस टाइम पर विभाजन के क्या परिणाम देखे गए थे, विभाजन का जो आधार था, चुनौतियां थी, उसके बाद भी इसके कुछ परिणाम देखे गए। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि विभाजन के दौरान क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली थी। चलिए, अब देखो, पहले हम बात कर लेते हैं विभाजन की परिणाम क्या है। उसके बाद करेंगे रजवाड़ों का विलय। देखो, चुनौतियां हमने पढ़ ली थी, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम क्या थे। देखो, विभाजन के परिणाम बहुत बड़े घातक थे। यानी कि पहली बात देखिए, जो विभाजन था, पहली चीज अगर हम देखा जाए कि भारत का जो विभाजन किया गया था वो धर्म के आधार पर किया गया। इस पे किया गया, धर्म के आधार पर किया गया, आधार पर। दूसरी बात क्या थी कि जो विभाजन था वो आकस्मिक था। क्या था? आकस्मिक था और अनियोजित था। अनियोजित। अब देखो, ये दो वर्ड है। यानी कि विभाजन तो होगा, ये निर्णय ले लिया गया कि विभाजन तो होगा, ठीक है। लेकिन ये जो विभाजन था ये अचानक किया गया। क्या किया गया? ये विभाजन बिल्कुल अचानक किया गया और अनियोजित, जिसकी कोई योजना नहीं बनाई गई। यानी इस विभाजन के दौरान इतनी व्यापक मात्रा में त्रासदी देखने को मिली जिसकी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि त्रासदी देखने का कारण भी यही था कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। किसी को पता ही नहीं था कि विभाजन इतना घातक रूप ले लेगा। अगर हम बात करें धर्म के नाम पर जो विभाजन किया गया, तो धर्म के नाम पर एक पूरे भूखंड को दो भागों में बांट दिया गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखा गया कि पहली चीज, मुस्लिमों ने क्या किया, हिंदू और सिखों को मारना स्टार्ट कर दिया। और सेम यही, हिंदू और सिखों ने मुस्लिम को मारना शुरू कर दिया। यानी कहानी सी थी कि विभाजन के दौरान एक प्रक्रिया देखी गई कि विभाजन के दौरान ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। तो धर्म के आधार पर दोनों समुदायों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर देखा गया कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम आबादी थी, वहां पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदू और सिखों की आबादी थी वहां पर मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया। यानी व्यापक स्तर पर देखा जाए तो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इन दोनों समुदायों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इसकी कोई योजना नहीं थी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई कि विभाजन कैसा किया जाएगा। इसीलिए व्यापक स्तर पर इस पूरे विभाजन के दौरान इतनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली थी। इसमें तीन क्षेत्र आते हैं। पहला आपका आएगा लाहौर, दूसरा कलकत्ता, तीसरा है अमृतसर। ये तीन समानता एक ऐसे क्षेत्र थे जो रक्त रंजित लड़ाई के अखाड़े के रूप में, यानी कि हम बात करें तो व्यापक स्तर पे यहाँ पर खून खराबा देखा गया। यहाँ पर व्यापक स्तर पे लोगों ने धर्म के नाम पर दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो ये सब पूरी घटना यहाँ पर देखने को मिली थी। ये तो रही पहली घटना जो व्यापक स्तर पे देखा गया। दूसरी बड़ी चीज क्या थी कि विभाजन के दौरान व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर महिलाओं का शोषण किया गया। महिलाओं का शोषण किया गया। शोषण किया गया, ये कैसे? अब ये व्यवस्था क्या थी? जो शोषण किया गया उसकी एक अलग गतिविधि थी। यानी अगर हम बात करें तो हिंदू और इधर लिख लो मुस्लिम। मुस्लिम क्या हुआ? मुसलमानों ने क्या देखा गया कि हिंदुओं की दो बेटियों को अगवा कर लिया और हिंदुओं ने मुस्लिम की दो बेटियों को अगवा कर लिया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनसे जबरदस्ती विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात महिलाओं को अपना धर्म त्यागना पड़ा। और जिससे जिन्होंने उनका क्या नाम है, अत्याचार किया, जिन्होंने उनको किडनैप किया, ये कह लो, ठीक है, उसका धर्म अपनाना पड़ा। बात समझ में आ गया? यानी अगर मान लो मुस्लिम ने हिंदू की बहन बेटी को उठाकर विवाह करा, ठीक है, अगवा करने के पश्चात क्या देखा गया कि उस महिला को अगवा करने वाले, यानी अगवा करने वाले का धर्म अपनाना था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। यानी अगर वो हिंदू है तो उसे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, और अगर वो मुस्लिम थी तो उसे हिंदू धर्म अपनाना था। यानी व्यापक स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं का शोषण किया गया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या देखोगे कि कई महिलाओं ने क्या देखा गया, कई महिलाओं ने, कई लोगों ने अपनी ही बहू बेटियों को, किसको, अपनी बहू बेटियों को जहर देना शुरू कर दिया। इसमें आगे बात ताकि अपनी कुल की इज्जत बचाई जा सके। यानी ये कह लो, कुल की इज्जत बचाने के लिए
कई अधिकतर लोगों ने क्या किया, अपनी ही वो बेटियों को जहर दे दिया। बात समझ में आ गई बात। जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर में भी कुछ ऐसा सीन दिखाया गया होगा जब बंटवारा हुआ था। तो ये पूरी पूरी सीन वहां पर कवर की गई हुई है, किस तरीके से लोगों ने अपने कुल की बचाने के लिए अपनी बहू बेटी को मारना शुरू कर दिया, या कह लो जहर देना शुरू कर दिया। समझ में आगे बात यहाँ तक क्लियर? तो क्या दौर रहा होगा, हम तो बस इस बात की घटना की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस घटनाओं को अपने साथ देखा होगा, ये घटना रू रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं थी। जब एक पिता अपनी ही वो बेटियों को मारना शुरू कर दे, तो समझिए वो सिचुएशन कैसी रही होगी। समझ में आ गई बात। तो इस पूरी दफे के अंदर देखा गया कि एक थे आपके अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या थी। अल्पसंख्यक को क्या करना था, ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्हें अब अपना क्षेत्र छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में जाकर बसना था जो उनके लिए बिल्कुल अनजान था। बात समझ में आ गया? जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, और वो शहर बिल्कुल उनके लिए अनजान था। जिस क्षेत्र पर वो अभी तक रहते आ रहे थे, जिस जहां उनके पूर्वजों ने शासन किया, या कह लो पूर्वज रहे, जहां पर उनके पूर्वजों की जमीनें थी, अब इन्हें वो सब चीजें छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में जाकर बसना था जहां पर ना तो इनका रहने का ठिकाना था, और पता नहीं कब तक ये लंबे शिविर कैंपों में अपना गुजारा करते। बात समझ में आ गई बात। तो व्यापक स्तर पर देखा गया, कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली। अब आगे आइए। अब देखो, आगे चलते हैं, तो बात करते हैं जो अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक, इनके लिए सबसे जरूरत ये थी कि जो सुरक्षा कर्मचारी सरकार इनके कभी इनके हित के लिए काम करती थी, आज वही सरकार इनके लिए एक रुखाई का बर्ताव कर रही थी। कैसा रुखाई का बर्ताव? इसमें आगे बात, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंतर्गत, क्योंकि अल्पसंख्यक दोनों में थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक थे, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक में थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन्हें ये क्षेत्र छोड़ना था। पास में आगे बात। तो ये इनकी एक बड़ी समस्या थी। क्लियर? अब इन समस्या का विभिन्न, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी कलाकारों लेखकों इत्यादियों ने अपने काव्य, अपने फिल्म निर्माता इत्यादि के माध्यम से उस दृश्य को पुनः जीवित, या उस दृश्य को पुनः दिखाने का प्रयास किया है जो स्थितियां उस समय बीती थी। लेकिन देखो, विभाजन में सिर्फ इतना ही चीजें शामिल नहीं थी। एक बात ध्यान रखना है कि विभाजन में केवल इन सब क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया। देखो, पहली चीज, सरकारी कर्मचारी का विभाजन किया गया। सरकारी कर्मचारियों का विभाजन किया गया, पहली चीज। दूसरा, रेलवे का विभाजन कर दिया गया। रेलवे का विभाजन कर दिया गया। तीसरा, वाद्य यंत्र इत्यादि का विभाजन, इत्यादि का विभाजन। टेबल कुर्सी, टेबल कुर्सी इत्यादि का विभाजन, इत्यादि का विभाजन। साथ ही साथ जो वर्कर्स थे, जो कार्य करने वाले वर्कर्स थे, उनका विभाजन। कर्मचारियों का विभाजन। यानी व्यापक स्तर पे आप देखोगे तो इन सब चीजों का विभाजन किया गया था। सरकारी कर्मचारियों का विभाजन कर दिया गया, रेलवे का विभाजन कर दिया गया। तो विभाजन में केवल गतिविधियां ही शामिल नहीं थी, लोग ही शामिल नहीं थे, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे सरकारी कर्मचारी जो थे वो उनका विभाजन कर दिया गया, रेलवे का विभाजन कर दिया गया था, वाद्य यंत्र यानी कि जो सेना थी, सेना का विभाजन कर दिया गया था, हथियारों का विभाजन कर दिया गया। यानी छोटी से छोटी, यानी ये कह लो कि एक पिन से लेकर कार तक, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों का विभाजन कर दिया गया था। पास में आगे बात। तो ये तो था एक विभाजन का दौर। इस पूरे विभाजन के दौरान जो परिणाम में देखा गया, तकरीबन 80 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। बस में आगे विभाजन के अंतर्गत सबसे बड़ी घटना तो यही थी कि इतनी बड़ी त्रासदी और इतनी बड़ी विभाजन, विश्व में पहली बार विभाजन देखी गई थी, जिसके अंतर्गत तकरीबन तकरीबन 80 लाख लोगों ने अपना जगह छोड़ी थी, या कह लो हस्तांतरित किया था। समझ में आगे बात। और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। लोगों की मृत्यु हो गई। बात समझ में आ गया? यानी व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी विभाजन मानी जाती है, क्योंकि इस विभाजन के दौरान 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था, और एक जगह से दूसरी जगह गए थे। समझ में आ गई बात। और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत तकरीबन 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखी गई। देखो, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये त्रासदी केवल इसलिए मानी गई क्योंकि ये आकस्मिक थी, बहुत अचानक हुई। दूसरी बड़ी बात, अनियोजित थी। अनियोजित का मतलब इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना योजना की हुई। अगर यही विभाजन योजना के तहत किया जाता तो शायद ये त्रासदी थोड़ी कम हो जाती, परंतु त्रासदी तब भी होती, लेकिन त्रासदी की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें थोड़ी कमी आती। बात समझ में आ गया तक? तो ये अनियोजित थी, ये सबसे बड़ी का कारण रहा हमारे लिए, कह लो कि ड्रॉबैक पॉइंट भी था। तो ये आप समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो आपके विभाजन के परिणाम थे, आप इसको एक पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा कि विभाजन के परिणामों की चर्चा कीजिए, विभाजन के परिणामों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। समझ में आ गया? तो ये आप पढ़ना, ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर देखो, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अल्पसंख्यक की अगर हम बात कर लें तो क्या, अगर ये जो धर्म के नाम पर विभाजन किया गया, देखो यहाँ पे 2 क्षेत्र बने, एक तो था आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पहली चीज, और एक होगा आपका हिंदुस्तान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन क्या रेज होता है कि अगर मान लो धर्म के नाम पर विभाजन किया गया, तो इन्होंने तो बोल दिया हमारा इस्लाम धर्म होगा, तो क्या हम ये मान लें कि हिंदुस्तान एक हमारा हिंदू धर्म पे आधारित होगा? ये मान लें कि हिंदू धर्म पे आधारित था, हिंदू धर्म पर आधारित था? तो ऐसा कदापि नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय विभाजन किया गया तो तकरीबन 10 से लेकर 12%, 10 से लेकर 12% ऐसे मुसलमान थे जो भारत में रहेगा और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है? तो उस समय जब आजादी की गई तो भारत ने भी कह दिया कि हम पंथनिरपेक्ष को अपनाएंगे, हम पंथनिरपेक्ष को अपनाएंगे। और आगे जाकर 42 अमेंडमेंट 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया। तो यानी भारत ने शुरुआत से अपना कोई धर्म नहीं अपनाया। भारत ने कहा कि भारत के अंतर्गत सभी धर्मों को रहने की पूरी आजादी होगी, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक पिक्चर है जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, कि विभाजन के दौर की पिक्चर है। ये देखिए कितनी व्यापक मात्रा में विभाजन की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। समझ में आ गया? जहाँ पर उन्हीं की सुरक्षाकर्मी कभी कभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ये व्यवस्था दिखाती है कि अगर आप अपने देश में रह रहे हैं तो आपकी इज्जत है, और अगर कहीं विभाजन का दौर आया तो वो आपकी त्रासदी का रूप कर लेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आता है रजवाड़ों का विलय। नेक्स्ट टॉपिक, रजवाड़ों का विलय। ये थोड़ा सा मैप, एक मैप देखते हैं इधर। ठीक है, देखो ये मैप, ये क्या है, उस समय रजवाड़े थे। किस समय? अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय, आज़ादी के समय भारत के अंतर्गत तकरीबन 565 रियासतें थी। कितनी? 565 रियासतें थी। समझ में आ गया? यानी 565 क्षेत्रों के अंतर्गत पूरा भारत विभाजित था, जहां पर राजाओं का शासन था। क्या था? राजाओं का शासन था। अब एक बात और थी कि जो राजाओं का शासन था, तो क्या स्वतंत्र शासन था? तो बेटा ध्यान रखना, ये स्वतंत्र शासन नहीं था, स्वतंत्र शासन का अभाव था, अभाव था। तो क्या था? तो इन्होंने क्या कर रखी थी, इन्होंने ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। क्या कर रखी थी? अधीनता स्वीकार कर रखी थी। बात समझ आ गई? यानी उन्होंने कह दिया था कि ये ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन अंतरा अगर देखा जाए, डोमेस्टिक रूप में देखा जाए, घरेलू स्थिति में देखा जाए, तो इनका पूरा पूरा शासन था। बात समझ में आ गई? लेकिन एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उस समय कितनी रियासतें थी, तब देखो कितनी, 500 पे लगभग 565 रियासतें थी। बात समझ में आ गई बात? तो समस्या क्या थी रियासतों के साथ? क्योंकि यहाँ पर क्या देखा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो कहानी एक और समस्या थी। कहानी ये थी, निर्णय ये लिया गया कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, 1947 को, भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो होगा ही होगा, साथ में साथ ये जो रजवाड़े हैं, कौन, ये जो रजवाड़े हैं, ये भी आजाद हो जाएंगे। इसमें आगे बात, जो रजवाड़ों की व्याख्या की गई थी, कहा गया कि रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे। लेकिन रजवाड़ों के पीछे एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि रजवाड़ों के पास विकल्प थे, रजवाड़ों के पास विकल्प दिया गया। और विकल्प क्या दिए? इनके पास 3 विकल्प दिए गए। क्या 3 विकल्प दिए गए? या तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाओ, शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, ठीक है, या फिर ये अपना, या फिर अपना स्वतंत्र देश बना ले। क्या बना ले? बना ले। देखो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अपना स्वतंत्र देश बना ले। अगर ऐसा होता तो आज हम देखते कि भारत के अंतर्गत भारत बहुत छोटा सा होता, इसमें आगे बात। लेकिन यहाँ पर एक सपना था, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था अखंड भारत। क्या था?
अखंड भारत, वो चाहते थे कि एक अखंड भारत का सपना हो, लेकिन अगर सभी रजवाड़े, क्योंकि अंग्रेज तो कभी चाहते नहीं थे कि हम एकजुट रहे, तो अगर सभी रजवाड़े अपना अपना क्षेत्र घोषित कर लेते, तो क्या अखंड भारत का सपना पूरा हो पाता? नहीं हो पाता। फिर मैं आगे बात इसी बात को लेकर, देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि रजवाड़ों के पास ये तीन विकल्प थे, या तो वो हिंदुस्तान से शामिल हो, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, या तो फिर वो अपना एक अलग देश बना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बात का फैसला राजा को करना था। किसको करना था? राजा को करना था। यहाँ पे देखना, राजा को करना था, ना कि उनकी प्रजा को। प्रजा के पास, प्रजा को नहीं करना, ठीक है, राजा करेगी। अगर प्रजा करती तो प्रजा तो पहले भी भाई राजा के शासन से दूषित थी, राजा के शासन से पीड़ित थी, तो वो चाहती तो भाई अगर उसके पास दिया जाता विकल्प तो वो किसी न किसी देश से शामिल हो जाती। लेकिन ध्यान रखना, ये इसका फैसला राजा को करना था, उनकी प्रजा को नहीं करना था। ये इनका लिए गेम पॉइंट था, जो ब्रिटिश ने यहाँ पर भारत की एकता और अखंडता पर ठेस पहुंचाने वाली बात की थी। बस में आगे बात, तो इस मामले में देखा जाए तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था। फिर यहाँ तक अगर ऐसा होता तो मामला बिगड़ जाता। समझ में आ गई बात? इसीलिए क्या देखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतः ही संज्ञान ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे ही ब्रिटिश ने इस बात की घोषणा करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की एकता के लिए, किसके लिए? एकता के लिए अहम कदम उठाया। बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा फैक्ट बताऊंगा अभी मैं, ठीक है? तो जब एक बात आगे, अगर हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर एक फैक्ट और आएगा, 2 मिनट रुकना जरा, मिनट 2 मिनट, ठीक है चलिए। तो देखो बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें, रजवाड़ों ने जैसे ही फैसला, या ब्रिटिश ने जैसे ही रजवाड़ों के विकल्प दिया, ठीक है, तो क्या देखा गया? इसके साथ ही सबसे पहला, यहाँ से कुछ एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। सबसे पहला, सबसे पहली रियासत, रियासत जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ पर एक फैक्ट समझो, क्या समझना है? जैसे ही ब्रिटिश ने घोषणा करी कि राजा या तो चाहे तो खुद का अपना अलग भी एक देश बना सकते हैं, या दोनों क्षेत्रों से अलग रह सकते हैं, तो सबसे पहले एक रियासत आई जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया, और तुमने घोषित कर दिया। उसका नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था? त्रावणकोर, ये नाम याद रखना। त्रावणकोर ही वो ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी, तो त्रावणकोर थी। कौन सी थी? त्रावणकोर थी। इसके साथ साथ देखोगे कि ये वो काल चल रहा था जब भारत के अंतर्गत संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक चल रही थी। तो उसमें क्या देखोगे कि भोपाल के राजा कौन से, भोपाल के राजा, राजा ने भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। ठीक है, यहां से भी एक नंबर क्वेश्चन आएगा। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया? बात समझ में आगे, बात नहीं आता तो आपका एक दो, यहाँ 2 नंबर के आपके क्वेश्चन निकल गए। ठीक, अब आगे आइए। अब देखो क्या देखा गया। अब बात यह हो गई कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों को समझाने समझाने का, और उनको भारतीय संघ में आने के लिए बहुत समझाने का प्रयास कर लिया। परंतु कई रजवाड़े ऐसे भी थे जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। मैं समझाऊंगा कि ऐसे कौन सी 4 रियासतें थी। ठीक है, तो अब आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ये समस्या जितनी बड़ी दिखती थी, जितनी जितनी बड़ी दिख रही थी, या आप कह लो कि जितनी आसान दिख रही थी, उतनी आसान थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय कुछ छोटे और बड़े रियासतें थी। क्या थी? छोटी और बड़ी रियासतें थी। तो अगर मान लो हर एक रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा, तो फिर इतने कितने सारे देश हो जाएंगे। तो ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से सभी रजवाड़ों को एक समान देखा जाए और सभी रजवाड़ों को संतुष्टि प्रदान की जाए। इसमें आगे बात, हालांकि इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने पूरा पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सके। तो क्या देखा गया इसके लिए? अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस समय छत्तीसगढ़ में, ऐसे अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ में, तो 15, और उड़ीसा में 26। अगर हम सौराष्ट्र की बात करें, किसकी? आज का आपका गुजरात, सौराष्ट्र की बात करें, उसमें 14 बड़े और 119 छोटी रियासतें थी। तो देख रहे हो कितने व्यापक मात्रा में कुछ बड़ी कुछ छोटी रियासतें थी। तो हर कोई अगर अपना देश बना लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी व्यवस्था को देखते हुए क्या देखा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रजवाड़ों को समझा बुझाकर भारतीय संघ में शामिल कराने के लिए एक सहमति पत्र बनाया। क्या बनाया? सहमति पत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक सहमति पत्र बनाया जिसे क्या बोला गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। क्या बोला गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बात समझ में आ गई हो? तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों से भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराया था उसे क्या बोला गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका, दो नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। तो भारतीय संघ, यहाँ पे लिखो रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे उसे क्या बोला गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया था। बात समझ में आ गई बात? तो देखो ये तो रहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि व्यवस्था क्या लिखी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करा लिया था इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवा के। समझ में आ गई बात? इसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आप बस अपनी सहमति दे दो भारतीय संघ के साथ, बाकी जिस तरीके से शासन कर रहे हो वैसे शासन चलता रहेगा। लेकिन फिर भी चार बड़ी रियासतें थी, कौन सी? ऐसी रियासत जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, तो ऐसे चार बड़ी रियासतें थी। पहला आपका हैदराबाद, तो कट्टर था। दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा मणिपुर। तो ये चार बड़ी रियासत थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो बात समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमने आज पढ़ लिया कि भाई विभाजन का परिणाम क्या था। हमने विभाजन के परिणामों के बारे में चर्चा की कि विभाजन का परिणाम क्या था। फिर हमने बात की विभाजन का रजवाड़ों का विलय किस तरीके से हुआ था। फिर में आगे बात, और रजवाड़ों के विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था। ये सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। एक बार मैप देख लो आप। ये देखो, ये जो मैप मैंने दिखाया है इसमें मोस्टली ये रजवाड़े थे। देखो, ये बहुत बड़ा रजवाड़ा जम्मू कश्मीर का हो गया, नेपाल में भी था उस समय, भूटान में। देखो ये तो अपना एक अलग देश है। इधर आ जाओ, कोच पे देखो, बिंदा हिल देखो, फिर मध्य प्रदेश, ये देखो, ये सारे क्या है, ये आपके, ये सब आपके कुछ, ये सब क्या है, रजवाड़े थे। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे रजवाड़े भाग गए। तो बड़े बड़े रजवाड़े की बात हुई, यहाँ पे हैदराबाद आ गया, निजामत ऑफ हैदराबाद। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चार रजवाड़ों के बारे में जो मैंने बात करी कि चार ऐसे रजवाड़े थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे 8 चैप्टर में मणिपुर, जूनागढ़ के बता देंगे। तो यानी ये तीन चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे वाली क्लास में। आगे बात, तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से एक दो क्लास और लगेगी, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा। अगर आप रेक्टाफिकेशन मारोगे तो कुछ समझ में नहीं आने। बस मैं आगे बात, तो मैं आपको उसकी एमसीक्यूज भी कराऊंगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरह के होंगे, सारी चीजें, इस सब चीजों के बारे में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।